गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको एसिटल्डिहाइड की बनाने की प्रयोगशाला विधि बताएंगे। इसके पहले हमने भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि बताएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका नामांकित चित्र बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर इस प्रकार से एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले लेंगे इस प्रकार से, और इसे ये यहाँ पर बिंदुपति कीप होगी और एक दूसरी नली यहाँ पर हमको जोड़ना है, और इसे जल उष्मक के अंदर हम इसे रख देंगे। ये जल उष्मक है। और इसे सहारा देने के लिए इस प्रकार से नट के द्वारा इसे कस दिया जाएगा। जल उष्मक है और नीचे बर्नर लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से हम ले लेंगे इसको, और यहाँ से कॉर्क आप इसमें फिट कर दीजिए, और इसके साथ एक संघनित्र हमको जोड़ना है। और यहाँ एक खासियत ये है कि यहाँ पर जो हम संघनित्र जोड़ेंगे, ये संघनित्र कैसा होना चाहिए, जिसका झुकाव इस गोल पेंदी के फ्लास्क की ओर हो, इस प्रकार से। और यहाँ पर हम गर्म पानी डालेंगे, गर्म जल। और इसे स्टैंड की सहायता से स्ट्रेट हमको रख देना है। इस प्रकार से। तो ये संघनित्र है, और फिर इस संघनित्र को आपको नीचे की ओर मोड़ना है। और यहाँ पर दो बॉटल्स इस प्रकार की लगी हुई होगी।
और इस पात्र में हम पहले से ही ईथर का विलयन भर कर रखे रहेंगे। और इसके अंदर आपको बर्फ से ठंडा किया हुआ पानी इसके अंदर आपको भर देना है। मतलब इसमें बोल सकते हैं आप इसे हिम मिश्रण। ठंडा पानी, तो इसको पहले से ही आपको बर्फ युक्त जल के साथ इस पात्र को, ये दोनों जो पात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आपको रखना है इस प्रकार से। और यहाँ पहले से ही E3 विलयन होगा, E3 विलयन होगा और साथ ही ये जो है हिम मिश्रण है। अब ये देखिए, ये इस प्रकार का डायग्राम होगा यहाँ पर। तो यहाँ जो गोल पेंदी का फ्लास्क आपको दिखाई दे रहा है, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है K2Cr2O7। K2Cr2O7 लेना है, ये आप 25 ग्राम लेंगे यहाँ पर। और साथ साथ यहाँ पर 100 ml जल लेना है ताकि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें घुल जाए। पोटेशियम डाइक्रोमेट घुलने के बाद आपको बिंदुपाती कीप की सहायता से तनु H2SO4 और एथिल अल्कोहल इस बिंदुपाती कीप में डालना है। तनु H2SO4 प्लस एथिल अल्कोहल, तो यहाँ C2H5OH लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे आप। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपने सबसे पहले क्या किया है, ये गोल पेंदी के फ्लास्क को जल उष्मक पर रख करके आपने उसको बर्नर की सहायता से गर्म करना है और धीरे धीरे यहाँ तनु H2SO4 और एथिल अल्कोहल बिंदुपाती कीप की सहायता से आप इसके अंदर डालेंगे। और इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले ही आपको यहाँ संघनित्र लगाना है और ये संघनित्र ऐसा होना चाहिए जो गोल पेंदी के फ्लास्क की ओर झुका हुआ होना चाहिए। और गोल पेंदी के फ्लास्क से जुड़ा हुआ जो संघनित्र है, इस संघनित्र में गर्म जल आपको डालना है और ये गर्म जल जो है इस पात्र में जो भी भाप आती है, ये जो वाष्प आएगी, उस वाष्प को ये ठंडा करने का काम करेगी। तो यहाँ पर हम गर्म जल लेते हैं ताकि अगर एथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा, यहाँ इसकी एथिल अल्कोहल की यदि कुछ मात्रा इस संघनित्र में होकर जाती है तो वो संघनित्र से तुरंत ही कहाँ पहुँच जाए, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में पहुँच जाए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संघनित्र का संपर्क हम उसका दूसरा सिरा किससे कर रहे हैं, दो ऐसे पात्रों से कर रहे हैं जिसे हम हिम मिश्रण में रखे हैं। तो ये हिम मिश्रण युक्त जल लिख सकते हैं आप, ठंडा जल कह सकते हैं इसको। और इसके अंदर जो दो पात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका संपर्क आप देखिए यहाँ पर एक संघनित्र के द्वारा इसका संपर्क एक बॉटल से रखा गया है और इस बॉटल का संपर्क दूसरी बॉटल से रखा गया है। तो यहाँ पर दोनों पात्र को इस प्रकार से जोड़ दिया जा रहा है और यहाँ पहले से ही हम ईथर का विलयन भर देते हैं। तो जैसे जैसे अभिक्रिया स्टार्ट होती है और जो एथिल अल्कोहल है और H2SO4 है, ये एथिल अल्कोहल और H2SO4, चूंकि यहाँ पर जो H2SO4 है ये एक ऑक्सीकरण एजेंट के समान काम कर रहा है, ऑक्सीकरण H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो K2Cr2O7 यहाँ पर हमने पहले से ही पानी में घोल करके रखा है ताकि बर्नर की सहायता से जैसे हम इसे जल उष्मक पर रखकर गर्म करते हैं और धीरे धीरे हम यहाँ एथिल अल्कोहल और H2SO4 डालते हैं तो क्रिया स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होने के बाद एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये एथिल अल्कोहल है इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2OH CH3 CH2OH प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में हो रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4।
इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण के पश्चात आप देखेंगे जो CH3CH2OH है इसका ऑक्सीकरण होगा और इससे हमको एसिटल्डिहाइड की प्राप्ति होगी CH3CHO। तो CH3CHO और यहाँ पर आप देखिए ये क्या कौन सा अणु निकल रहा है CH3CHO ये निकल रहा है और साथ में जल का अणु भी निकलेगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3CHO और ये जल का अणु निकल रहा है प्लस H2। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो संघनित्र हमने यहाँ पर गोलपेंदी के फ्लास्क की ओर रखा है मोड़ करके, ताकि यदि एथिल अल्कोहल की वाष्प भी संघनित्र की तरफ जाती है तो वो तुरंत ही यहाँ से संघनित होकर के या यहाँ से उसका संघनन होगा वाष्प का और ये संघनन होकर के तुरंत वो कहाँ पहुँच जाएगी गोलपेंदी के फ्लास्क में। और जो एसिटल्डिहाइड जो कि एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित हो रहा है, एसिटल्डिहाइड की वाष्प ये गर्म जल से होकर के, गर्म जल जिसके ऊपर प्रवाहित किया जा रहा है संघनित्र में, यहाँ से होते हुए संघनित होगी और ये पहले से ही यहाँ प्रयुक्त किए गए इथरी विलयन में आकर के कलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इथरी विलयन में मौजूद जो एसिटल्डिहाइड है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो इथरी विलयन है वह किससे निर्मित हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का इथरी विलयन हमको प्राप्त हो रहा है और एसिटल्डिहाइड का इथरी विलयन किसके अंदर मौजूद है, कैसे पात्र में मौजूद है, जो कि हिम मिश्रण युक्त जल है, ताकि ये जो मिश्रण है, ये जो विलयन है वो ठंडा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो हम प्राप्त कर रहे हैं इस कलेक्टिंग जार में एसिटल्डिहाइड का इथरी विलयन जो कि अशुद्ध अवस्था में होता है। तो इसको यदि हमको शुद्ध करना है तो इसके लिए हमको क्या मिलाना पड़ेगा, इसमें अमोनिया मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो CH3CHO है, ये CH3CHO अमोनिया के साथ क्रिया करेगा प्लस NH2, इसे आप NH3 भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HNH2, इसकी क्रिया होगी। तो यहाँ पर हम एसिटल्डिहाइड की अधिकता में लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए इसकी क्रिया होगी, एसिटल्डिहाइड हमने 2 मात्रा में लिया है और ये क्रिया होने के बाद आप देखेंगे इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक माध्यमिक उत्पाद बन जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं CH3COH, यहाँ पर आप देखिए ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NH2, CHOH NH2, यहाँ पर आप H लिख सकते हैं। तो CH3CHOH NH2 एक माध्यमिक उत्पाद हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसे कह सकते हैं आप एसिटल्डिहाइड अमोनिया का क्रिस्टल, एसिटल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल ये प्राप्त हो जाते हैं। अब ये इस तरह से जो एसिटल्डिहाइड अमोनिया का क्रिस्टल प्राप्त हुआ है, इसको हम तनु H2SO4 से अभिकृत करते हैं। तो जैसे ही हम तनु H2SO4 से अभिकृत करते हैं तो इससे हमको एसिटल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी क्रिया हम करेंगे H2SO4 से, तो इसे हम इस प्रकार से इसे हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तनु H2SO4 के द्वारा पहले हमने क्या किया है, जो इथरी विलयन हमको प्राप्त हुआ है, इस इथरी विलयन में यहाँ पर आप 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अणु हमने लिया है और ये 2 अणु जो है किसके साथ क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये इसका एक माध्यमिक उत्पाद बन रहा है और ये माध्यमिक उत्पाद यहाँ पर आप इसको CH इसको भी 2 लिख सकते हैं, 2HNH2, और ये इसके साथ तनु H2SO4 के द्वारा जब इसे अभिकृत करते हैं तो इससे हमको CH3CHO एसिटल्डिहाइड की, या इसको हम एथेनल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एथेनल है, और ये एथेनल या एसिटल्डिहाइड के साथ साथ यहाँ पर एक दूसरा उत्पाद भी हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखिए ये NH2 और यहाँ पर इसके साथ क्रिया होगी तो ये बन जाएगा NH4, क्या बनेगा NH4 ट्वाइस SO4। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ प्लस
NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट। तो इस प्रकार से अब यहाँ जो हमको एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है ये शुद्ध अवस्था में हमको प्राप्त हो जाता है और इस एथेनॉल को या एसिटल्डिहाइड को हिम मिश्रण के पात्र के अंदर हम एकत्र कर लेते हैं क्योंकि इसको हमको ठंडे में ही रखना है। तो इस प्रकार से ये देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट 25 ग्राम और 100 ml हमने जल लिया और इसको हमने यहाँ पर डिसॉल्व किया है, उसको उसमें घोल दिया और घोलने के बाद यहाँ पर हमने बिंदुपाती कीप की सहायता से तनु H2SO4 और एथिल अल्कोहल को हमने डाला। डालने के बाद इस जल उष्मक में इसे हम गर्म करेंगे। जल उष्मक में गर्म करने से इसकी भाप निकलेगी। सबसे पहले ये जो संघनित्र हमने लिया है इसका सिरा हम किसकी ओर झुका हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर गोलपेंदी के फ्लास्क की ओर। यहाँ इसलिए हमने रखा है इसे क्योंकि आप देखिए इस अभिक्रिया में जो एथिल अल्कोहल है इसकी वाष्प जो है यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ पहुँचने के बाद इसका संघनन हो जाता है। ये संघनित होकर के पुनः गोलपेंदी के फ्लास्क में आ जाती है। यदि हम इसका संघनित्र यदि इस ओर ना रखें, जैसा कि हम राइट साइड में झुका हुआ रखते हैं, अगर ऐसा रखते हैं तो एथिल अल्कोहल भी इस इथ्री विलयन में चला जाएगा। तो इसके लिए हमको इस प्रकार से संघनित्र बनाना है ताकि ये जो संघनित्र है ये गोलपेंदी के फ्लास्क की ओर झुका हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो वाष्प बनेगी एथिल अल्कोहल की गर्म करने के पश्चात, तो ये एथिल अल्कोहल की वाष्प पुनः गोलपेंदी के फ्लास्क में पहुंच जाएगी। पहुंचने के बाद उसका फिर से एथिल अल्कोहल की क्रिया जो है H2SO ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा वो ऑक्सीकृत होगी और ऑक्सीकृत होने के पश्चात यहाँ पर एसिटल्डिहाइड की वाष्प जो है आगे की ओर प्रवाहित होगी, जो गर्म जल के द्वारा यहाँ से ठंडी होने के बाद धीरे धीरे इसे हम इथ्री विलयन के अंदर प्रविष्ट कराएंगे। तो यहाँ पर 2 पात्र रखे गए हैं और ये हिम मिश्रण युक्त जल में रखा गया है और इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पात्र है इसमें मौजूद जो एसिटल्डिहाइड है, चूंकि इसमें ईथर है इसलिए ये विलयन कैसा होगा, एसिटल्डिहाइड का इथ्री विलयन होगा। इस एसिटल्डिहाइड के इथ्री विलयन चूंकि एक शुद्ध अवस्था में नहीं होगा क्योंकि यहाँ ईथर पहले से ही मौजूद है, तो यहाँ पर इसे हम क्या करना है कि इसमें हम अमोनिया के द्वारा इसे अभिकृत करेंगे। तो जैसे ही हम अमोनिया के द्वारा इसकी क्रिया कराते हैं तो इससे हमको एसिटल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। तो ये एसिटल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल प्राप्त होने के पश्चात यहाँ तनु H2SO4 की पुनः क्रिया करा दी जाती है जिससे हमें शुद्ध अवस्था में एथेनॉल प्राप्त हो रहा है या एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है और अमोनियम सल्फेट यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम शुद्ध अवस्था में एसिटल्डिहाइड की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो एसिटल्डिहाइड हमें प्राप्त हो रहा है ये अब हमें शुद्ध अवस्था में मिलेगा, जिसे हमें ऐसे पात्र में रखना है ताकि वह पात्र कैसा होना चाहिए, हिम मिश्रण युक्त जल के अंदर मौजूद होना चाहिए। उसके ऊपर में आप इस प्रकार का पात्र रख सकते हैं जिससे हमें शुद्ध अवस्था में एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसे हम जिसकी सहायता से हम शुद्ध अवस्था में एसिटल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए आपने देखा कि एसिटल्डिहाइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है उपयोग, एल्डिहाइड के उपयोग। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने संघनित्र लिया है इसका डायरेक्शन आप ध्यान से देखेंगे और डायरेक्शन आपको उसी तरीके से रखना है। यदि आप उसका डायरेक्शन राइट साइड झुका हुआ रख देते हैं तो ये एसिटल्डिहाइड जो है नहीं बन पाएगी। तो ये ध्यान में रखेंगे आप जब भी आप इसकी प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाते हैं तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे। नेक्स्ट है उपयोग। किसके उपयोग बोल सकते हैं इसे, एल्डिहाइड के उपयोग बोल सकते हैं इसे, एल्डिहाइड के उपयोग। तो इसमें आपने कई एल्डिहाइड पढ़े हैं। एल्डिहाइड के उपयोग के बारे में देखें तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा हम बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम एसिटिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं, एसिटिक अम्ल, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक अम्ल है, एथिल अल्कोहल है, इसका निर्माण किया जा सकता है।
साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जब भी हम एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, उसके उपयोग की बात कर रहे हैं, तो इसके द्वारा एक ऐसा एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है जिसे हम कहते हैं पैरा एसिटल्डिहाइड। पैरा, इसके निर्माण के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। तो जो पैरा एसिटल्डिहाइड होता है ये बहुलीकरण के द्वारा निर्मित होता है और इसका सूत्र आपको पता ही है। इसका सूत्र क्या होता है? CH3CHO का होल 3। इसे हम कहते हैं पैरा एसिटल्डिहाइड। जब 3 अणु एसिटल्डिहाइड के आपस में बहुलीकरण के द्वारा बहुलीकृत हो जाते हैं तो इसके फलस्वरूप जो यौगिक हमें निर्मित होता है उसे हम कहते हैं पैरा एसिटल्डिहाइड। इसका निर्माण जो है ये मेडिकल के क्षेत्र में इसका उपयोग है, निद्राकारी औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। निद्राकारी औषधि के रूप में। ठीक इसी तरह एक दूसरा एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं मेटा एसिटल्डिहाइड। मेटा एसिटल्डिहाइड यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यदि हम इसे प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं तो ये CH3CHO का होल 4। जब एसिटल्डिहाइड के 4 अणु आपस में बहुलीकृत होते हैं और बहुलीकृत होने के बाद नया यौगिक निर्मित करते हैं तो उसे हम कहते हैं मेटा एसिटल्डिहाइड। तो ये जो मेटा एसिटल्डिहाइड है इसका उपयोग आप देखेंगे स्प्रिट लैंप में, स्प्रिट लैंपों में ठोस ईंधन के रूप में होता है। ठोस ईंधन के रूप में उपयोग। ईंधन के रूप में उपयोग हो रहा है। ठीक इसी तरह आप देख सकते हैं फॉर्मेलिन में इसका उपयोग होता है, फॉर्मेलिन बनाने में। और जो फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेलिन का मतलब क्या है? जब हम फॉर्मल्डिहाइड की 40% का विलयन यदि तैयार कर रहे हैं तो उसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का विलयन, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र हम लिख सकते हैं यहाँ पर। यदि नाम ना लिखें तो डायरेक्ट हम HCHO लिख सकते हैं। HCHO का विलयन आपने प्रयोगशाला में देखा ही है। जो फॉर्मलिन होता है उसके द्वारा, फॉर्मलिन का उपयोग हम किस में कर रहे हैं? जो स्पेसिमेन होते हैं, जितने भी जंतुओं के स्पेसिमेन होते हैं उनको इस विलयन में रखा जाता है जिसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं। उसी प्रकार से रोगियों के बिस्तर को धोने के लिए, रोगियों के स्थान को धोने के लिए भी फॉर्मेलिन का उपयोग होता है, क्योंकि ये एक रोगाणुनाशी है। रोगाणुनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके हम कुछ और उपयोग आपको बताते हैं। नेक्स्ट है 5वां उपयोग। ठीक इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका उपयोग यूरोट्रोपिन बनाने में किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग आप देखेंगे, ये भी फॉर्मल्डिहाइड का ही उपयोग है, फॉर्मेलिन। तो जो यूरोट्रोपिन है, इस यूरोट्रोपिन का आपको सूत्र पता ही है, CH2 का होल 6N4। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बोलते हैं इसे। और इसका उपयोग गठिया रोग में किया जाता है। गठिया रोग में किया जाता है। ठीक इसी तरह गले की खराश दूर करने के लिए भी एक पदार्थ का निर्माण किया जाता है, एक रसायन का निर्माण किया जाता है जो कि फॉर्मल्डिहाइड से होता है, जिसको हम फॉर्मामिंट कहते हैं। और ये फॉर्मामिंट
गले की खराश को दूर करने की किया जाता है, गले की खराश दूर करने के लिए। ठीक इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लास्टिक के बारे में हमने आपको बताया था, बेकेलाइट प्लास्टिक। बेकेलाइट प्लास्टिक का निर्माण भी फॉर्मल्डिहाइड द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और भी उपयोग है, जैसे रोंगेलाइट, रंगाई में उपयोग किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा निर्मित करते हैं इसे, रोंगेलाइट। इसके द्वारा हम रंगाई करते हैं, रंगाई में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये एल्डिहाइड के उपयोग हैं। तो एल्डिहाइड काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे हम एसिटल्डिहाइड की बात करें, चाहे हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, जो कि महत्वपूर्ण रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसको मिटा देते हैं। एसीटोन जैसे हमने एसिटल्डिहाइड के बारे में आपको प्रयोगशाला विधि बताए हैं, अब हम एसीटोन के बनाने की प्रयोगशाला विधि बताते हैं आपको। तो इसके लिए हम इस प्रकार से एक स्टैंड लेते हैं और स्टैंड का संपर्क हम किसके द्वारा कर रहे हैं, एक रिटार्ड के द्वारा। यहाँ हम धातु का या कांच का रिटार्ड ले सकते हैं यहाँ पर। और इसे स्टैंड की सहायता से इसे कर दिया जाता है इस प्रकार से। और इसे हम एक जाली के द्वारा इसे हम स्थिर कर देते हैं। और स्थिर करने के बाद इसे स्टैंड के द्वारा हमने कस दिया और नीचे इसके नीचे हम बर्नर लगा देते हैं। बर्नर की सहायता से इसे ऊष्मा दी जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हम एक पात्र ले रहे हैं और ये यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर संघनित्र लगा देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। इसको थोड़ा सा इस साइड थोड़ा सा झुका हुआ लेते हैं। और इसे भी हम स्टैंड की सहायता से स्ट्रेट और यहाँ पर हम ये संघनित्र जो लगा हुआ है इसमें हम ठंडा पानी में डाल देंगे, ठंडा जल, और इसका संपर्क हम
एक दूसरे पात्र से कर देते हैं जो कि कलेक्टिंग जार होगा, और इस कलेक्टिंग जार को इस प्रकार से हम लगा सकते हैं और इसे एक आधार के ऊपर में रख देंगे हम इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो रिटॉर्ट रखा हुआ है इसमें हम निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेंगे। जल नहीं होना चाहिए इसमें, ये निर्जल होगा, निर्जल कैल्शियम एसीटेट इस प्रकार से लिया जाएगा। और निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेने के बाद इसे हम बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। तो बर्नर की सहायता से गर्म करने के बाद आप देखेंगे इसकी भाप निकलती है, और ये जो भाप निकलेगी ये भाप किसकी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भाप निकल रही है ये भाप होगी एसीटोन की। तो ये संघनित्र में जो ठंडा पानी ऊपर से डाला जा रहा है और ये पानी जो है इसको इस भाप को ठंडा करेगा, और ठंडा करने के बाद ये जो निर्जल कैल्शियम एसीटेट है इसका निर्जलीकरण हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए, और ये यहाँ पर एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कलेक्टिंग जार है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो कांच का रिटॉर्ट या धातु का रिटॉर्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें हमने निर्जल कैल्शियम एसीटेट लिया है, या फिर हम यहाँ पर निर्जल सोडियम एसीटेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेने के बाद इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से आप देखेंगे ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका सूत्र CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम एसीटेट है, और ये कैल्शियम एसीटेट को आपने निर्जल लिया है, और निर्जल लेने के बाद इसे हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, ये एसीटोन में बदल जाएगा, CH3COCH3 रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और यहाँ पर एसीटोन बनने के बाद एक दूसरा भाग, जैसे इसको यदि हम तोड़कर लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3COO CH3COO Ca इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए CH3COCH3 ये अलग हो गया। तो बच रहा क्या है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ क्या बच रहा है CaCO3। तो क्या बनेगा यहाँ पर लास्ट में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और एसीटोन अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हमें एसीटोन की प्राप्ति हो रही है, इस एसीटोन को हमको संतृप्त सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या करेंगे, 4-5 घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमको एसीटोन जो प्राप्त हो रहा है उसमें कुछ अशुद्धियाँ होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रख देते हैं 4-5 घंटे तक, तो एक माध्यमिक उत्पाद या एक लवण हमें या क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम अब आप ये समझ चुके हैं कि इसके द्वारा क्या निर्माण हो रहा है, एसीटोन। ये एसीटोन निर्मित हो रहा है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, कार्बन की संख्या यहाँ 3 है तो इसे हम प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। प्रोपेनोन इसे कहेंगे हम, या इसे हम प्रोपेनोन IUPAC में प्रोपेनोन कह सकते हैं, कहते हैं मतलब कह सकते नहीं हैं, कहते हैं इसे। तो इस प्रकार से इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एसीटोन हमको प्राप्त हो रहा है CH3COCH3, अब इसकी क्रिया हम किससे करानी है, संतृप्त सोडियम बाइसल्फाइड से प्लस NaHSO3। इसके द्वारा चूंकि ये संतृप्त है, संतृप्त सोडियम बाइसल्फाइड है, इसके द्वारा इसको हम 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं। 4-5 घंटे इसे रख दिया जाता है। तो रख देने से क्या होगा, इसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे, और यहाँ पर जो क्रिस्टल हमको प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार का होगा CH3। यहाँ पर कितने CH3 दिखाई दे रहे हैं, 2 CH3 हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो CH3 है, ये 2 CH3 को आप CH3 ट्वाइस लिखेंगे, और जो ये CO है इसके साथ ये H जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए COH, और क्या बच रहा है यहाँ पर NaSO3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं SO3Na। तो
तो यहाँ पर आप ये पूरा जॉइंट है ये, तो यहाँ पर आप इसे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एसीटोन है और ये क्या है, सोडियम बाईसल्फाइड है, तो इसे कहेंगे आप एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड सोडियम बाईसल्फाइड के क्रिस्टल। ये क्रिस्टल हमको प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो एसीटोन, क्योंकि अभी भी ये शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त नहीं हो पाया है एसीटोन, तो ये जो एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड के क्रिस्टल हमको प्राप्त हो रहे हैं एक माध्यमिक उत्पाद के रूप में। तो यहाँ पर जो माध्यमिक उत्पाद है इसको हमको क्या करना है, आसवन करना है। और आसवन हम किसकी सहायता से करेंगे, सोडियम कार्बोनेट की सहायता से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ CH3 2COH SO3 Na प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर Na2CO3 की सहायता से हम आसवन करेंगे। तो आसवन करने से आप देखिए यहाँ पर शुद्ध अवस्था में हमको एसीटोन की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को इस प्रकार लिख सकते हैं, ये CH3CO CH3 ट्वाइस CO, ये आपका एसीटोन प्राप्त हो गया है। इसे आप डायरेक्ट CH3CO CH3 के रूप में भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए क्या बन रहा है, Na2SO3 यहाँ पर प्लस 2 Na2SO3, और यहाँ देखिए और क्या बन रहा है, यहाँ पर H2O प्लस CO2 इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कीटोन हमको प्राप्त हो रहा है, एसीटोन हमको प्राप्त हो रहा है, ये एसीटोन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एसीटोन है। अब यहाँ पर आपने देखा कि एसीटोन जो कि यहाँ पर माध्यमिक उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसे हम सोडियम कार्बोनेट की सहायता से क्या करेंगे, आसवन करेंगे। जैसे ही हम इसका आसवन करते हैं तो ये जो कीटोन है ये अलग हो जाता है, और जो Na2SO3 है, जो कि यहाँ पर हम Na2CO3 यहाँ पर 2 ले रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर 2 मात्रा में ले रहे हैं तो लेने के बाद आप देखेंगे कि जो Na2SO3 है वह भी 2 मात्रा में आपको प्राप्त होगा, और जो एसीटोन है यह भी 2 अणु के रूप में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप 2 अणु लिख सकते हैं। तो एसीटोन, सोडियम सल्फाइड और पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमको जो एसीटोन प्राप्त हो रहा है ये शुद्ध अवस्था में हमें मिलेगा। एसीटोन आसवन के बाद शुद्ध अवस्था में हमको प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लिया है, और कैल्शियम एसीटेट को हमने किस में रखा है, एक रिटार्ट के अंदर रखा है। ये रिटार्ट है। रिटार्ट के अंदर रखने के बाद इसको, जो कि ये निर्जल है, इसे हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, एसीटोन की वाष्प निकलेगी और कैल्शियम कार्बोनेट इसी के अंदर मौजूद रहेगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट एसीटोन की जो वाष्प है ये ठंडे जल के द्वारा ये संघनित्र लगा हुआ है। ठंडे जल के द्वारा ये जो भाप है वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद इस कलेक्टिंग जार में इकट्ठा हो जाएगी। तो इकट्ठा होने के बाद इसे हम, जो कि इसमें अशुद्धियाँ होती हैं, तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम यहाँ पर सोडियम बाईसल्फाइड लेते हैं। सोडियम बाईसल्फाइड में 4-5 घंटे रखने के बाद यह एक माध्यमिक उत्पाद के रूप में एसीटोन सोडियम बाईसल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, जिसका हम पुनः आसवन करते हैं सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। तो इससे हमको शुद्ध अवस्था में एसीटोन और सोडियम सल्फाइड तथा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगी और ये पानी यहाँ पर रहेगा, सोडियम सल्फाइड होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको शुद्ध अवस्था में एसीटोन की प्राप्ति हो रही है। नेक्स्ट है तो ये हो गई आपकी एसीटोन की प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट है एसीटोन के उपयोग। एसीटोन के उपयोग के बारे में देखें तो एसीटोन में के द्वारा हम संश्लेषित रबर बनाते हैं। संश्लेषित का मतलब क्या होता है,
जिसको हम संश्लेषण के द्वारा बना रहे हैं। प्राकृतिक रूप में निर्मित नहीं हो रहा है। प्राकृतिक रूप में आप देखेंगे रबर हमें प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम संश्लेषित रबर बना रहे हैं तो इस रबर में हमको क्या करना है, जो कि संश्लेषित है, तो संश्लेषित जो रबर होगा वो सिंथेसिस के द्वारा या निर्माण के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। तो संश्लेषित रबर का निर्माण एसीटोन के द्वारा होता है। ठीक इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि एसीटोन एक कार्बनिक विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं हम, तो ये विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। विलायक क्या होता है, किसी भी विलय को घोलने का काम कर रहा है, तो एसीटोन एक विलायक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक इसी तरह आप देखेंगे कि जो नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश बनाने में भी एसीटोन का उपयोग होता है। नेल पॉलिश में विभिन्न प्रकार के कलर डाल करके उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन बनाने में, क्लोरीटोन के बारे में आपको पता ही, क्लोरीटोन को बनाना है तो इसके लिए हम एसीटोन में क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस क्या होगा CHCl3 CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इसकी जब क्रिया होती है तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी क्रिया हो रही है, तो इसकी क्रिया के द्वारा जो माध्यमिक उत्पाद या यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार का होगा। CH3 OH और CCl3। यहाँ पर आप देखिए जो ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और ये CCl3 यहाँ पर मौजूद होगा, तो इसे हम कहते हैं क्लोरीटोन। तो ये जो क्लोरीटोन है इसके द्वारा चक्कर बंद करने की दवा बनाई जाती है। जब किसी को चक्कर आता है तो चक्कर को रोकने के लिए तो क्लोरीटोन का उपयोग किस में हो रहा है, चक्कर रोकने की दवा बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। तो इस प्रकार से आपने देखा एसीटोन के बनाने की प्रयोगशाला विधि और एसीटोन के उपयोग। तो एल्डिहाइड की बात करें, एसिटाल्डिहाइड की बात करें या एसीटोन की बात करें तो इनको प्रयोगशाला में निर्मित भी किया जा सकता है और साथ साथ इनके काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग है, चाहे हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें या फिर कीटोन या एसीटोन की बात करें। तो चूँकि प्रयोगशाला में बहुत अच्छी तरह से इसे हम बना सकते हैं और इसके महत्वपूर्ण उपयोग हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम आपको अगले पीरियड में बताएंगे। थैंक यू।